मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है ए कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कक्षा 10 में भी पढ़ता है और कक्षा 11 में भी पढ़ता है। विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष बहुत सारे होंगे, ढेर सारे होंगे। तो ये 12 महीने गिन पा रहे हो ना, 1 2 3 4 10 11 12। आसान सा क्वेश्चन था, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सही सॉल्व किया होगा। दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या कोई प्राकृत संख्या 1 या 2 के बीच में आ सकती है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे। समुच्चय क्या होता है ये देख लिया, उसको किस किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, सारणीबद्ध रूप क्या होता है, निर्माण रूप क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है समुच्चय के प्रकार। इस लेक्चर में हम लोग समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं, ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम लोग आपका लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दो, हमको क्वेश्चन क्या बोला गया था, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखें। हमको भैया एक समुच्चय दिया हुआ है और हमसे बोला जा रहा है उसको किसमें लिखो, आप सारणीबद्ध रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, सारणीबद्ध रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, इसके आप लोग जितने भी लेटर्स है वो लिखते जाओ। एम, ठीक, ए, टी, एच, ई। क्या एम दोबारा लिखोगे? बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। ए क्या दोबारा लिखोगे? बिल्कुल नहीं। टी क्या दोबारा लिखोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों हम ऑलरेडी पहले से ही लिख चुके हैं। बच क्या रहा है? केवल ICS। तो I, C और S, ये क्या हो गया भैया हमारा सारणीबद्ध रूप। आपको दिमाग में क्या रखना था बात, दिमाग में आपको बात ये रखनी थी कि हम लोग एक बार अगर किसी अक्षर को लिख दे रहे हैं, किसी नंबर को लिख दे रहे हैं, तो हम उसको दोबारा अपने सारणीबद्ध रूप में रिपीट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा जो सेट हमको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा था उसको हमने सारणीबद्ध रूप में यहाँ पर लिख दिया। आसान सा क्वेश्चन था, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सही सॉल्व किया होगा। चलिए हम लोग अपने अब मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है समुच्चय का प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार में सबसे पहले तो आता है हमारा रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब ये रिक्त समुच्चय क्या चीज है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय है ए, ठीक है ना, और वो ए क्या है, किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी। यानी आप भाई किसी स्कूल में गए, ठीक, वहां पे कक्षा 11 में गए और वहां आपने देखा कि भैया को बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से आपने विद्यार्थी को देखा, भाई वो पढ़ रहा है कक्षा 11 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हो, अच्छा आप क्या उस क्लास के बच्चों की संख्या गिन सकते हो? आसानी से गिन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप जाते हो एक स्कूल में, उसको अगर लिखूं मैं, अगर जो मैंने आपसे भी बोला थोड़ी देर पहले, इसको अगर मैं लिखूं अपने सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमारा समुच्चय अगर ए है तो हम लिखेंगे एक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूं, उस क्लास में जाऊं, ठीक, और मैं ये देखूं कि क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कक्षा 10 में भी पढ़ता है और कक्षा 11 में भी पढ़ता है। मैं गया, मैंने टीचर से, प्रिंसिपल से जाकर पूछा कि भाई ऐसा बच्चा बताओ आपकी क्लास में जो कक्षा 10 में भी पढ़ता हो और कक्षा 11 में भी पढ़ता हो। तो एक रख कर देगा मेरे को, क्या बोलेगा, बोले पागल हो गए हो क्या आप, ऐसा कैसे हो सकता है कोई बच्चा 10वीं में भी पढ़े और 11वीं में पढ़े, या तो वो 10वीं में पढ़ेगा या तो वो 11वीं में पढ़ेगा। तो ये जो मेरा एक और सेट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कि एक समुच्चय बी है जहां एक्स वर्तमान में आज ही के दिन वो कक्षा 10 और 11 दोनों में अध्ययनरत कोई विद्यार्थी है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि उस सेट में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कि कक्षा 10 और कक्षा 11 में दोनों पढ़े। इसका मतलब ये जो मेरा समुच्चय होगा वो कैसा हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः समुच्चय ए अवयवों की संख्या कैसी है, सीमित है। लेकिन वहीं अगर मैं समुच्चय बी की बात करूं तो हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी एक साथ दोनों कक्षाओं 10 एवं 11वीं में अध्ययन नहीं कर सकता। अतः जो समुच्चय बी है उसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, और ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, ये आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता,
ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय या फिर शून्य समुच्चय, ठीक है ना, शून्य समुच्चय भी कहते हैं। वॉइड सेट भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, नल सेट भी बोलते हैं। इस परिभाषा के अनुसार बी एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है। ए रिक्त समुच्चय क्यों नहीं, क्योंकि हमको मालूम है भाई स्कूल में कक्षा 11 में कोई ना कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा स्कूल में जो कक्षा 10 में भी पढ़ रहा हो और कक्षा 11 में भी पढ़ रहा हो। तो रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ये क्या कहलाता है, फाई कहलाता है, ठीक है ना, फाई। फाई से हम क्या दर्शाते हैं, अपने रिक्त समुच्चय को दर्शाते हैं। और या फिर अगर आपको सारणीबद्ध रूप में दर्शाना है तो फिर आप ये मंझला ब्रैकेट खाली लगा दो और इसके अंदर कुछ भी मत लिखो, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक सारणीबद्ध रूप में हमारे रिक्त समुच्चय को क्या करेगा, दर्शाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिक्त समुच्चय के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो पहला उदाहरण क्या हमसे बोला है कि भाई एक आपका समुच्चय है ए, जहां पर x जो है वो क्या है, 1 से लेकर 2 के बीच में है और x एक प्राकृत संख्या है। अब आपसे क्या बोल रहे हैं भाई, x एक प्राकृत संख्या है और x 1 और 2 के बीच में भी है। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या कोई प्राकृत संख्या 1 या 2 के बीच में आ सकती है? आ ही नहीं सकती भाई, 1 से 2 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये जो हमारा समुच्चय होगा वो ये दोनों शर्तों को पूरा क्योंकि नहीं कर रहा है, तो हमारे इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा। जब कोई भी अवयव नहीं होगा तो फिर हमारा जो ये समुच्चय होगा वो कैसा हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ एक ए रिक्त समुच्चय है क्योंकि 1 और 2 के मध्य कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक, चलो अब हम लोग एक और अपना समुच्चय लेते हैं। x हमने x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। x जो है वो संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। एक बात बताओ मेरे को, क्या 2 से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या होती है? होती नहीं। अभाज्य संख्या जितनी भी होती है सारी कैसी होती है, विषम होती है, सिवाय 2 के। तो 2 ही हमारी एक सम अभाज्य संख्या है। लेकिन हमसे यहाँ क्या बोल रहा है, 2 से अधिक हो और सम अभाज्य भी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो हमारा समुच्चय होगा ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो बी भी क्या है हमारा, एक रिक्त समुच्चय, क्योंकि केवल संख्या 2 ही हमारी क्या है, एक सम अभाज्य संख्या होती है। बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। चल अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला हमारा उदाहरण क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है हमको बताना है। बता देते हैं। पहला उदाहरण देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य होने वाली विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या विषम प्राकृत संख्याओं को हम 2 से भाग दे सकते हैं? सपने में ही देना, है ना, वास्तविकता इस दुनिया में तो नहीं दिया जा सकता। तो चूंकि हम विषम प्राकृत संख्याओं को 2 से भाग दे ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई भी समुच्चय नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, हमारा एक नल सेट होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अच्छा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या हमारी कैसी होती है, सामान्यतः वो सारी विषम होती है। केवल 2 एक ऐसा है, 2 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा सम अभाज्य संख्या में आता है। तो सम अभाज्य संख्याओं का अगर हम समुच्चय की बात करेंगे तो वो खाली नहीं होगा, उसके अंदर हमारा एक 2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं कि x एक प्राकृत संख्या है और x हमारा 5 से छोटा है और साथ ही 7 से बड़ा है। यानी x जो है वो मेरा क्या है, लेस देन 5 है और x मेरा 7 से बड़ा है। क्या कोई एक ऐसी प्राकृत संख्या हो सकती है इस दुनिया में? क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जो 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी? 5 से छोटी भी चाहिए भाई साहब को और 7 से बड़ी भी चाहिए। कुछ भी बातें करते हैं यार ये लोग। तो ये क्या है हमारा, बिल्कुल भी कोई भी ऐसा अवयव हो ही नहीं सकता। तो ये जो मेरा समुच्चय होगा ये कैसा होगा, मेरा एक रिक्त समुच्चय होगा। तो हमसे बोलेगा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो पहला और तीसरा हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया काम हो गया है। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय का। अब ये परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या चीज होती है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, परिमित यानी जिसमें कुछ निश्चित हमको संख्याएं दी हुई हो, और अपरिमित जिसमें संख्याएं हमारी निश्चित ना हो बल्कि अनंत तक जा रही हो। उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखो, समुच्चय अगर मान लो मैं एक ए समुच्चय ले लेता हूं तो देखो इसमें कितने अवयव है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये क्या है मेरा, एक ये मेरा है समुच्चय जिसमें अवयव संख्या कितनी है मेरी, 5 है। ठीक, यानी ये समुच्चय कैसा हो गया,
ये परिमित समुच्चय हो गया। एक और उदाहरण लो आप, ए बी सी डी ई जी, इसकी गिनती करो तो इसमें अवयव कितने आ जाएंगे आपके पास? 6 आ जाएंगे। अगर आप अवयवों की गिनती कर पाने में सक्षम हो पा रहे हो तो आपका समुच्चय कैसा होगा? परिमित होगा, अन्यथा आपका समुच्चय कैसा हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा एग्जांपल देखो, सी क्या है? इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष बहुत सारे होंगे, ढेर सारे होंगे, लेकिन होंगे तो परिमित ही ना। तो ये भी क्या होगा? मेरा अवयवों की संख्या एक प्राकृत संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ये तीनों जो मेरे उदाहरण है, ये किसके उदाहरण हो गए? परिमित समुच्चय के उदाहरण हो गए। तो परिमित समुच्चय किसको बोलेंगे हम? ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या हम गिन सकें, अवयव संख्या जिसकी हमको ज्ञात हो सके, एक प्राकृत संख्या हमको मिल जाए, वो क्या कहलाएगा? हमको एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो हम लोग इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखो आपकी स्क्रीन में क्या है? ए 1 2 3 4 5 हमारा परिमित है, ये भी परिमित है, और ये जैसे कि हम देख चुके हैं ये भी हमारा क्या है? परिमित है। तो ये तीनों हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? परिमित के उदाहरण हो गए। अब हमको देखना है अपरिमित समुच्चय क्या होता है। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की गिनती हम कर ही नहीं पाए, अनंत हो, वैसे समुच्चय क्या कहलाएंगे? हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। मान लो प्राकृत संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है? प्राकृत संख्याएं कितनी होती है? एक से शुरू करो, चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तोते उड़ जाएंगे, गिन नहीं पाएंगे लेकिन पूरे, ठीक है? तो ये जो हमारे समुच्चय हैं, जिनकी इस अवयवों की संख्या अनंत हो, जिनको हम नहीं गिन पाए, तो वैसे समुच्चय हमारे क्या हो जाएंगे? अपरिमित समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर के समुच्चय पर आप विचार करो। हम देखते हैं कि समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की संख्या अपरिमित होती है। इस प्रकार हम कहते हैं कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय होता है। यहाँ पर नोट क्या है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान से पढ़ना है कि किसी समुच्चय की अवयवों की संख्या से अभिप्राय समुच्चय S के भिन्न अवयवों की संख्या से है, और इसे हम प्रतीक NS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यदि NS एक प्राकृत संख्या आ जाती है तो S क्या हो जाएगा? हमारा एक अरिक्त परिमित समुच्चय हो जाएगा, और अगर नहीं आ पाती है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो परिमित और अपरिमित यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सेट्स आपके कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ गए? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ा जाए। अब फटाफट इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। अन्यथा हमारा जो समुच्चय क्या होगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो भैया सप्ताह के दिन तो कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो ये क्या होगा? हमारा परिमित होगा। मान लीजिए कि S एक समीकरण x² - 16 = 0, इसके हलों का समुच्चय क्या होगा? हमारा परिमित होगा, क्योंकि इसके हल क्या होंगे मेरे? +-4, यानी सिर्फ 2 ही होंगे। मान लीजिए कि G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। अगर एक रेखा है मेरे पास, उसमें कितने बिंदु होते हैं? उसमें अनंत बिंदुओं से मिलकर हमारी एक रेखा बनती है, तो उन सारे बिंदुओं को हम गिन नहीं सकते। तो चूंकि हम गिन नहीं सकते, तो रेखा के हमारे जितने बिंदु हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? अपरिमित हो जाएंगे। इसीलिए ये जो G होगा हमारा, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, वो एक कैसा समुच्चय हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक अपरिमित इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आगे हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं, उसको भी हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि किसी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर लिखना संभव नहीं है। हमको मालूम भी है, कॉमन सेंस की बात है कि अपरिमित संख्याएं हैं, तो उसके अगर कोई हमारे पास अपरिमित समुच्चय है तो उसके अवयव कैसे होंगे? अपरिमित होंगे, ढेर सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो उनको क्या हम अपने कोष्ठक के छोटे से कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो फिर हम उसको कैसे निरूपित करें? उसके निरूपित करने का तरीका ये होता है, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? हम लोग उदाहरण लेते हैं विषम प्राकृत संख्याओं का। विषम प्राकृत संख्याओं का मैं उदाहरण लेता हूं कि इसको आप कैसे लिखोगे। ये हो जाएगा क्या? 1 3 5 7 ऐसे लिखते चले जाओ। क्या लिखते चले जाओगे? नहीं भाई, क्यों लिखेंगे हम इतना? तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये है तो अपरिमित, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से इसको लिख दिया। समझदार इंसान देखेगा 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, तो 7 के बाद वो क्या मान लेगा? भैया
9 होगा, 9 के बाद क्या होगा, 11 होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 बिंदु लगा दो और इसको बंद कर दो। तो कोई भी समझदार इंसान जो गणित का जानकार होगा वो इसको देखेगा, समझ जाएगा कि भैया 1 3 5 7 ये क्या है भैया, हमारा विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय की यहाँ पर बात करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी अपरिमित समुच्चय के सभी अवयवों को कोष्ठक के भीतर हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि असंभव है। इसीलिए हम किसी अपरिमित समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रकट करने के लिए उसके कम से कम इतने अवयवों को लिखते हैं जिससे उस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो जाए। ये 1 3 5 7 मैंने लिखा, तो इससे क्या हो गई भैया, मेरे इस समूह की इस समुच्चय की संरचना स्पष्ट हो गई। कोई भी जानकार गणित का देखकर इससे समझ जाएगा कि भैया ये मेरे विषम प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। उसके बाद फिर हम 3 बिंदु लगा के अपना कोष्ठक बंद कर देंगे। जैसे उदाहरण देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये क्या हो गया मेरा, 1 2 3, 3 बिंदु मैंने लगा दिए। ठीक, पूर्णांकों का समुच्चय, अच्छा ये 3 बिंदु आप शुरुआत में भी लगा सकते हो और अंत में भी लगा सकते हो। कैसे, अगर मान लो ये मेरे पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ये भैया नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएंगे। तो इधर भी 3 बिंदु लगा देंगे हम, इधर भी 3 बिंदु लगा। तो ये 3 बिंदुओं का महत्व आपको समझ में आया। ये 3 बिंदु असल में ये हमको बताएंगे कि ये जो हमारा समुच्चय है ये अपरिमित है और इसके अवयवों की संख्या कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको यहाँ पर समझना बेहद आवश्यक हो जाता है कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सारे अपरिमित जितने भी हमारे समुच्चय होते हैं उन सबको हम अपने रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हो अपने अपरिमित समूहों को, समुच्चयों को, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखते हैं उसमें, ताकि उससे स्पष्ट हो जाए कि भैया अगला नंबर क्या आने वाला है। लेकिन कई ऐसे समुच्चय होते हैं कि जिनमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण लो कि अगर हम वास्तविक संख्याओं का समूह लें, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लें, तो उसको आप कैसे लिख पाओगे, उसको आप दर्शा ही नहीं पाओगे, उसमें आप कोई पैटर्न ही नहीं बता पाओगे। बोले सर क्यों नहीं बता पाएंगे, अभी आपको करके बता देते हैं। देखो ये हो गया क्या, ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 3 बिंदु हमने लगा दिए, बंद हो गया। लेकिन भाई एक बात बताओ, क्या ये आपकी सारी वास्तविक संख्या इसमें आ पा रही है? 1 से 2 के बीच में अरबों की तादाद में वास्तविक संख्या है, 2 से 3 के बीच में अरबों की तादाद में वास्तविक संख्या है, 3 से 4 के बीच में भी ऐसा ही है। फिर उसके बाद 0 आएगा और इनके बीच में भी आएगा पाई, ई, √2, √3, जितनी भी संख्याएं सब क्या होती है आपकी वास्तविक संख्या। आपकी जो नंबर लाइन में मौजूद संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, वास्तविक संख्या, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं। इसीलिए आप इनको अपने सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख पाते हो। बात समझ में आ गई? चलो यही आपको बताना उद्देश्य था। उदाहरण देख लेते हैं, ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये तो भैया हमारा क्या है, सारणीबद्ध रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, हमारा पूर्णांकों का समुच्चय भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो हमारा वास्तविक समूह, वास्तविक संख्याओं का समूह है, उसको हम अपने रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय का मतलब ऐसे समुच्चय जो कि क्या हो, आपस में बराबर हो। देख के समझ में आ रहा है, दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए और बी हमारे कैसे होंगे, समान होंगे। स्पष्टतया दोनों समुच्चयों में तथ्यता समान अवयव होते हैं। समान अवयव, समान समुच्चय उन्हीं को कहा जाता है जिनमें अगर ए का समुच्चय सारे के सारे बी में मौजूद हो और बी के जितने भी आपके अवयव है वो सारे ए में मौजूद है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके समुच्चय क्या होंगे, समान होंगे, नहीं तो फिर क्या कहलाएंगे, वो असमान होंगे। ठीक है। अच्छा, समान समुच्चय को लिखने का तरीका क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी, और अगर असमान समुच्चय होंगे तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, ए नॉट इक्वल टू बी। तो देखो इसकी फटाफट परिभाषा देख लेते हैं। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हो और हम लिखते हैं ए बराबर बी, अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं। आपको एक उदाहरण से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये उदाहरण हमको दिया हुआ है नीचे, क्या है कि भैया ए में हमारे कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। बी में आप बोलो सर इसमें तो 3 1 4 2 है, इसमें तो 1 2 3 4 है, तो बराबर कैसे होगा? भाई ये क्रम इसमें मैटर नहीं करता। क्रम आप जो मनाए वो रख सकते हो, ऑर्डर इसमें कोई भी मैटर नहीं करता। जो चीज आपकी मैटर करती है वो है इन अवयवों का होना। जैसे ए में 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 आपको मिल रहे हैं। जब तक आपके अवयव समान हैं तब तक आपका सेट समान होगा, भले ही इसमें आपका क्रम
कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करना कि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना, इसमें क्रम आपका कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसी समान समुच्चय देखा वैसी हमारा असमान समुच्चय हो गया कि यदि सेट ए और बी के तत्व समान नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, हमारा असमान समुच्चय। जैसे ए हमारा 5 है, बी में हमारा -5 और 5 है, तो ए हमारा बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अगला आता है हमारा एकल समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब ये क्या चीज होती है, एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं या फिर एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास एक समुच्चय है जिसमें क्या है, एक केवल एक ही अवयव शून्य मौजूद है। अब चूंकि इसमें एक ही अवयव मौजूद है तो ऐसा समुच्चय हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो x हमारा z है और x + 2 = क्या, 0। तो x क्या आ गया हमारा -2। तो अब हमारे पास इस मंझले कोष्ठक के अंदर केवल -2 ही है। तो ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक ही अवयव मौजूद हो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। यदि किसी समुच्चय के एक या एक से अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। ठीक है ना। अगर पुनरावृत्ति हो भी रही है तो भी हमारा समुच्चय नहीं बदलेगा। एक उदाहरण से मैं आपको इसको और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय है ए 1 2 3। ठीक, एक समुच्चय 1 2 3 और एक समुच्चय बी है, इसमें 2 2 1 3 3। क्या ये दोनों समान है? बिल्कुल समान है। बोले सर इसमें तो 2 2 बार है और 3 2 बार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनरावृत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे अवयव समान है। ठीक है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और इसका विलोम भी सत्य है। इसी कारण हम प्रायः किसी समुच्चय का वर्णन करते समय उसके अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ये है हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो इसी के साथ हमारा लेक्चर हम समाप्त करते हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी समझा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।